नमस्कार। आज हमारे पास कई अहम मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। राजनीति है, बाजार है, सुरक्षा, पर्यावरण, काफी कुछ है। कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों की तह तक जाएं और समझें कि इनके मायने क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गुजरात से। मुख्यमंत्री को छोड़कर पूरी कैबिनेट का इस्तीफा, ये तो काफी बड़ा फेरबदल है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। और आमतौर पर ऐसा नहीं होता कि पूरी की पूरी कैबिनेट ही वो बदल दी जाए। हाँ, कुछ मंत्री बदलते हैं पर सबके सब। जी, इसको बैच परिवर्तन कहा जा रहा है। मतलब लगभग पूरी पुरानी टीम बाहर, नई टीम अंदर। खबरें तो हैं कि 10 से भी ज्यादा नए चेहरे हो सकते हैं। कारण क्या बताया जा रहा है? मतलब सिर्फ नई ऊर्जा या ताजगी, या कुछ और भी चल रहा है? देखिए, ऑफिशियली तो यही कहा जा रहा है कि सरकार के कामकाज में नई जान फूंकनी है, ताजगी लानी है। लेकिन जाहिर है राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तो कई तरह की हैं। जैसे कुछ लोग मान रहे हैं कि शायद चुनावों से पहले एंटी इनकम्बेंसी, मतलब सत्ता विरोधी लहर, उसको कम करने की ये कोशिश हो सकती है। अच्छा, नए चेहरे लाकर? हाँ, या फिर पार्टी के अंदर जो पावर बैलेंस है उसमें कोई बदलाव हो, केंद्रीय नेतृत्व का दखल बढ़ाओ, ये भी एक एंगल हो सकता है। और वो जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों की बात भी है। बिल्कुल, कहा जा रहा है कि अनुभव और युवाओं के साथ साथ इन समीकरणों का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। तो मतलब ये फैसला काफी सोच समझ कर लिया गया लगता है। हाँ, ये बात तो है। खैर, इसका असर क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। चलिए अब जरा न्यायपालिका की तरफ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का डिजिटल प्राइवेसी पर एक बड़ा फैसला आया है। जी हाँ, और ये आज के टाइम में बहुत बहुत जरूरी फैसला है। क्या है इसमें खास? कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कह दिया है कि भाई, चाहे सरकार हो या कोई प्राइवेट कंपनी, बिना कानून के, बिना किसी लीगल बेसिस के आप किसी नागरिक की प्राइवेसी में दखल नहीं दे सकते। अच्छा। और ये फैसला सिर्फ जनरल प्राइवेसी नहीं, बल्कि खास तौर पर डिजिटल दुनिया के लिए है। जैसे हमारा पर्सनल डेटा, एआई से होने वाली निगरानी, डीप फेक का खतरा, हमारी ऑनलाइन ट्रैकिंग, इन सब पर ये लागू होता है। तो मतलब हमारी ऑनलाइन दुनिया थोड़ी और सुरक्षित होगी, क्योंकि आजकल तो सब कुछ डिजिटल ही है। देखिए, सिद्धांत रूप में तो हाँ, कोर्ट ने डेटा सुरक्षा को, हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बहुत महत्व दिया है। और ये जो नया डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया था 2023 में, उसको लागू करने में भी ये फैसला एक तरह से मदद करेगा, एक फ्रेमवर्क देगा। सही। कोर्ट ने एक तरह से भविष्य को भी ध्यान में रखा है। एआई जिस तरह बढ़ रहा है, डीप फेक जैसे खतरे, इन सब के बीच हमारे अधिकारों की रक्षा कैसे हो, ये कोर्ट ने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। ये तो वाकई बहुत राहत की बात है, खासकर जिस तरह डेटा लीक और ऑनलाइन फ्रॉड बढ़ रहे हैं। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था का रुख करते हैं। बाजार में तो जैसे आग लगी हुई है। हाँ बिल्कुल, सेंसेक्स 862 पॉइंट ऊपर 83,467 पर, नया रिकॉर्ड। और निफ्टी भी 25,585। कमाल है। सारे सेक्टर हरे निशान में दिख रहे थे। निवेशकों की दौलत भी कहते हैं 3 लाख करोड़ बढ़ गई। जी हाँ, जबरदस्त तेजी रही। और इसके पीछे कोई एक कारण नहीं है, कई चीजें एक साथ हुई हैं। क्या क्या है वो? एक तो कंपनियों के जो दूसरी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं वो उम्मीद से काफी बेहतर हैं, खासकर बैंकिंग, ऑटो, रियल एस्टेट, एफएमसीजी। दूसरा, ग्लोबल इकोनॉमी से भी कुछ पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, तो विदेशी निवेशक भी लौट रहे हैं। अच्छा। तीसरा, कच्चा तेल जो बीच में बहुत बढ़ गया था वो अब थोड़ा नीचे आया है, तो महंगाई की चिंता थोड़ी कम हुई है। और राजनीतिक स्थिरता भी। हाँ, वो भी एक फैक्टर है। बाजार को स्थिरता पसंद आती है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ये तेजी मतलब टिकी रहेगी? कुछ लोग कह रहे हैं कि बाजार ओवरवैल्यूड हो गया है, जरूरत से ज्यादा महंगा। कहीं ये सिर्फ अच्छी खबरों का असर तो नहीं? देखिए, ये सवाल तो हमेशा रहता है जब बाजार इतनी तेजी से भागे। हाँ, ये बात सही है कि अच्छे तिमाही नतीजे और कच्चे तेल का गिरना ये पॉजिटिव है। रिटेल निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ी है, जो बाजार को सपोर्ट दे रही है। लेकिन ग्लोबल लेवल पर अभी भी अनिश्चितताएं हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन है, कहीं मंदी की आहट है। और अपने देश में भी महंगाई पूरी तरह काबू में है ऐसा नहीं कह सकते। ग्रामीण मांग उठनी अभी बाकी है। तो मतलब जोश के साथ होश भी रखना जरूरी है। बिल्कुल, माहौल अच्छा है, पर नजर रखनी होगी कि आगे कंपनियों की कमाई कैसी रहती है, इकोनॉमी कैसे चलती है। सावधानी जरूरी है। सही कहा। अच्छा, इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए सिर्फ बाजार ही नहीं, जमीन पर भी काम हो रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी जोर है। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में 13,500 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया है।
जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी पहल है, खासकर दक्षिण भारत के लिए। और इसमें सिर्फ सड़कें या रेल नहीं है। अच्छा। क्या क्या है इसमें? करीब 60 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हाईवे भी हैं, बिजली के प्रोजेक्ट्स हैं, रेलवे के हैं, रक्षा उद्योग से जुड़े काम हैं, पेट्रोलियम पाइपलाइन है, यहाँ तक कि मेट्रो भी शामिल है। अरे वाह, मतलब काफी बड़ा कैनवस है। बिल्कुल। एक हॉलिस्टिक अप्रोच दिखती है। सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं, बल्कि इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना, ये भी मकसद है। कहा जा रहा है कि इससे करीब 1 लाख नौकरियां पैदा हो सकती हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। और प्रधानमंत्री ने वहां ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया। अब थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात करें। भारत और ब्राजील के बीच भी कुछ समझौते हुए हैं ऊर्जा और इंफ्रा में। हाँ, ये भी एक अहम डेवलपमेंट है। ब्राजील से भारत काफी कच्चा तेल खरीदता है, करीब $2.5 बिलियन सालाना। अच्छा। अब ONGC विदेश लिमिटेड, जो हमारी सरकारी कंपनी है, और ब्राजील की सरकारी तेल कंपनी पेट्रोब्रास, इनके बीच एक नया एग्रीमेंट हुआ है। किस बारे में है ये? ये तेल और गैस की खोज और उत्पादन में आपसी सहयोग को लेकर है। और एक और बात, अब भारत ब्राजील को डीजल और जेट फ्यूल एक्सपोर्ट भी करेगा। अच्छा, ये तो व्यापार संतुलन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और सिर्फ तेल ही नहीं, बायोफ्यूल पर भी बात आगे बढ़ी है। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के तहत? जी हाँ, उसी के तहत इथेनॉल और दूसरी क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भी समझौते हुए हैं। ब्राजील तो इथेनॉल में बहुत आगे है और भारत भी तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी 2026 में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा भारत आ रहे हैं, तो उम्मीद है ये पार्टनरशिप और मजबूत होगी। ये भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और लैटिन अमेरिका के साथ रिश्ते गहरे करने की रणनीति का हिस्सा लगता है। काफी कुछ चल रहा है अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। और इसी से जुड़ी एक अच्छी खबर रोजगार को लेकर भी है। बेरोजगारी दर काफी कम हो गई है, 6.1% पर। जी, NSSO का जो लेबर फोर्स सर्वे होता है, PLFS, उसके आंकड़े हैं, और ये वाकई 2017-18 के बाद का सबसे निचला स्तर बताया जा रहा है। 7 साल में सबसे कम। हाँ, और ये आंकड़ा सिर्फ शहरों का या संगठित क्षेत्र का नहीं है। इसमें गांव, शहर, संगठित, असंगठित सब शामिल हैं। तो ये अच्छी खबर है। देने वाली PLI स्कीमें, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इन सब का मिला जुला असर हो सकता है। लेकिन क्या ये आंकड़े पूरी कहानी बताते हैं? मतलब रोजगार तो मिला, पर क्या वो अच्छी क्वालिटी का है? सैलरी कैसी है? जॉब सिक्योरिटी है या नहीं? ये सवाल भी तो हैं। बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। बेरोजगारी दर का कम होना बेशक अच्छा संकेत है, लेकिन इसके साथ हमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी देखना होता है। मतलब कितने लोग काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। और सबसे जरूरी, रोजगार की क्वालिटी। क्या ये परमानेंट जॉब्स हैं, सोशल सिक्योरिटी मिलती है, तनख्वाह ठीक ठाक है? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं पूरी तस्वीर समझने के लिए। तो हाँ, आंकड़े अच्छे हैं, पर विश्लेषण और गहरा होना चाहिए। ठीक है। अब अर्थव्यवस्था से हटकर सुरक्षा और तकनीक की बात करते हैं। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी योजना है, ट्रेनों में CCTV कैमरे। और ये कोई छोटे मोटे पैमाने पर नहीं। हर कोच में 4 कैमरे, इंजन में 6, वो भी ऑडियो माइक के साथ। 74,000 कोच, 15,000 इंजन, ये तो बहुत मैसिव है। हाँ, ये वाकई एक मेगा प्रोजेक्ट है। मकसद साफ है, रियल टाइम मॉनिटरिंग से अपराध रोकना, खासकर महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा। ऑडियो माइक होने से सबूत जुटाने में तो मदद मिलेगी, पर हाँ, जैसा आपने पहले प्राइवेसी की बात की थी, हाँ, वही सवाल यहाँ भी आता है। बिल्कुल। ऑडियो रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कैसे होगा, कौन सुनेगा, कब सुनेगा, इस पर बहुत साफ नियम और कड़े नियंत्रण चाहिए होंगे ताकि इसका गलत इस्तेमाल ना हो। सही कहा। सुरक्षा और निजता में संतुलन साधना पड़ेगा। ये काम शुरू हो गया है क्या कहीं? जी, पहला फेज शुरू हो गया है। प्रयागराज, झांसी, आगरा डिवीजन में इसे पायलट प्रोजेक्ट की तरह शुरू किया गया है। अच्छा। वहां से जो फीडबैक मिलेगा उसके आधार पर फिर इसे दिवाली के बाद पूरे देश में लागू करने की योजना है। अगर सही से लागू हुआ तो रेल यात्रा यकीनन पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सकती है। उम्मीद करते हैं ऐसा ही हो। अच्छा, रेलवे के अलावा सीमा पर भी सुरक्षा मजबूत की जा रही है। सेना को एडवांस नाइट विजन साइट्स मिल रही हैं। हाँ, रक्षा मंत्रालय ने 659 करोड़ के इस सौदे को मंजूरी दी है, और इसमें जो सबसे खास बात है वो ये कि ये मेड इन इंडिया है। आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। बिल्कुल। और ये कोई मामूली नाइट विजन डिवाइस नहीं है। इनमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, थर्मल इमेजिंग है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी है, मतलब मल्टी टेक्नोलॉजी साइट्स हैं ये। तो रात में ऑपरेशन करना और आसान और सटीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। रात के अंधेरे में या खराब मौसम में भी दुश्मन को, घुसपैठियों को पहचानना और
टारगेट करना ज़्यादा आसान होगा। कहते हैं ये 500 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाने में मदद कर सकती हैं। और इनकी ड्यूरेबिलिटी वगैरह कैसी है? बैटरी लाइफ करीब 10,000 घंटे बताई जा रही है और 10 साल की वारंटी भी है, तो काफ़ी भरोसेमंद लगती हैं। एक और अच्छी बात यह है कि इनको बनाने में MSME यानी छोटी और मझोली कंपनियों की भी भागीदारी है। अच्छा, ये है मैं। हाँ, ये दिखाता है कि अब डिफेंस प्रोडक्शन सिर्फ बड़ी कंपनियों तक सीमित नहीं है, छोटी कंपनियां भी इसमें बड़ा रोल निभा रही हैं। ये तो हमारी रक्षा तैयारी और घरेलू इंडस्ट्री दोनों के लिए अच्छी खबर है। तो आज हमने काफी सारे अलग अलग मुद्दों पर नजर डाली। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।